हेलो एक्सपोर्ट वॉरियर्स। आज का जो हमारा जो वीडियो है वो मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 5 है और आज हम ग्लोबल ट्रेड को समझने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको पिछले सारे सेशन एंड वीडियो अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आप इसमें अच्छे से दिलचस्पी के साथ पढ़ भी रहेंगे। कुछ पूछना करना तो कमेंट सेक्शन और कम्युनिटी आपके लिए ऑलवेज ओपन है, आप आए और पूछें अपने सवालों को। तो अब चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह द ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम के बारे में कि ग्लोबल ट्रेड का इकोसिस्टम चलता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बार ब्रीफिंग कर देता हूँ ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम को समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वर्ल्ड को करेंगे में बिजनेस में आएंगी तो सिर्फ माल बेचना या माल ख़रीदना नहीं होता है। इस माल बेचने और ख़रीदने में काफ़ी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, काफ़ी टाइप के आपके डॉक्यूमेंटेशन और आपका एक साउंड माइंड होना चाहिए कि मेरे को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, कितना नुकसान हो सकता है, इस कंट्री में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑब्जेक्शन, इन सब बारे में। तो सबसे पहले आपको ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा कि ग्लोबल ट्रेड क्या हुआ, कैसे आया, क्या इसमें बॉडीज़ हैं और गवर्नमेंट इसमें कैसे वर्क करती है, इन सब बारे में। ओके, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो ग्लोबल ट्रेड हिस्ट्री के बारे में कि ये हिस्ट्री कैसे हुई थी, किस तरीके से ग्लोबल ट्रेड आगे बढ़ा और इसका फ्यूचर क्या हुआ। उसके बाद हम अग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अग्रीमेंट्स के पढ़ने पहले ग्लोबल ट्रेड है, इसमें कितनी टाइप की बॉडीज़ काम करती है, इंटरनेशनल ट्रेड बॉडीज़ क्या होती है, इन सब बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको आज नोट्स पे नहीं पढ़ा के आज आपको मैं अपनी इस स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। चलिए शुरू करें। ग्लोबल ट्रेड की मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा आपको। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड की हिस्ट्री जो हुई है, क्या हुआ था कि आपको ध्यान है सिल्क रोड, ये सिल्क रोड है ना, हज़ारों सालों पहले जो माल को जो बेचा और ख़रीदा जाता था वो रोड के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू था। क्योंकि उस वक्त समुद्री रास्ते और जो समुद्री जहाज उसका कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो चाइना से एक रोड निकलती थी और वो रोड यूरोप तक जाती थी, जिसमें हमारा इंडिया का पार्ट भी कवर होता था। वो रोड के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करते थे, मतलब माल का आदान प्रदान। उस वक्त तो वस्तु विनिमय भी चलता था, बैलेट्रल टाइप के माल के बदले माल, मनी के बदले माल के बदले पैसा, ये सिस्टम भी चलता था। तो सिल्क रोड के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस या ग्लोबल ट्रेड का बिजनेस चालू हुआ। ये रोड चाइना से लेके यूरोप तक की एरिया में जाती थी। मैं आपको इसका एक आपको बता देता हूँ। लेट्स आप सिल्क रोड इमेज। ठीक है, देखिए अब ये जो सिल्क रोड, जो लाल वाली जो रोड दिख रही है ना आपको, ये चाइना से रोड निकलती है इस पोर्ट से। ठीक है, चाइना से लेके वो इंडिया में आती है, अफ़गान से जाती है, पर्शिया से जाती सोमालिया टाइप की है, यूरोप, और ये रोड यहाँ यूरोप तक जो लाल वाला एरिया दिख रहा है ना आप यहाँ से। ठीक है, अब इस वाली में और दिखते हैं। ठीक है, देखिए सिल्क रोड चाइना के बीजिंग से निकलती या शंघाई, दोनों जगह से निकलती, पूरा चाइना कवर करती है पूरा रोड। इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर आती, दिल्ली से फिर आप रोड ट्रांसपोर्ट करके इंडिया के अंदर आ सकते थे। अच्छा, दिल्ली से ऊपर आप ये समरकंद, बुखारा जो ईरान टाइप की एरिया है, ईरान, तेहरान, पर्शिया, ये वो वाला रोड है। ये रोड यहाँ से चलती फिर बगदाद इराक में जाती, इराक से फिर ये इजिप्ट के अंदर जाती, मिडल ईस्ट में, अरेबिया साइड में, और अरेबिया से ऊपर होती यूरोप। यानी पहले समुद्री रास्ता नहीं था, सिल्क रोड के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ग्लोबल ट्रेड शुरू होता था, चालू होता था। ये काफ़ी हज़ारों साल तक चला, जब तक के समुद्री रास्ते डेवलप नहीं हुए। अच्छा, इस रोड का यूज़ आज भी होता है। एक चाइना से एक रेलवे पटरी निकलती है और रेलवे ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी आज भी रोड पे होता है। ठीक है, अच्छा, जब सिल्क रोड बना और पूरी दुनिया आगे की ओर चली, मॉडर्नाइजेशन आया, तब अब इसके बाद क्या हुआ कि कॉलोनियल एरिया यानी ब्रिटिश शासन आया, जो 15वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक का जो चला ना, 15th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक, जो ब्रिटिश काल जिसको हम बोलते हैं। तो 15th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में जो समुद्री रास्ते डेवलप हुए, इस समुद्री रास्ते डेवलप होने का जो रीज़न रहा वो ये रहा कि इंडिया से माल मिडल ईस्ट के लोग यानी सऊदी अरब के व्यापारी लोग लेकर जाते, चाहे वो चाय पत्ती, स्पाइसेस या जो भी इंडिया का माल था, वो अच्छे दामों में यूरोप के अंदर वो माल बेचते। क्योंकि यूरोप में जाने का एक ही वे जो रोड का रास्ता था वो सिल्क रोड था उस वक्त। तो यूरोप वालों ने समझा कि ये माल तो सऊदी का नहीं है, ये माल सऊदी वाले कहीं और से लेते हैं और हमें देते हैं और अच्छा मार्जिन कमाते हैं। तो यूरोप में एक पर्सन था वास्को डी गामा, उन्होंने क्या किया कि वो शिपिंग रास्ते, जो समुद्री रास्ते उन्होंने ढूंढना चालू किए कि इसका अल्टरनेट, अगर
ये माल हम अगर इंडिया से ख़रीदने जाएंगे तो सऊदी वालों को पता पड़ जाएगा। तो उन्होंने समुद्री रास्ते डेवलप किए। ये समुद्री रास्ते में वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ता डेवलप किया और वो समुद्र के रास्ते होता हुआ इंडिया के कलकत्ता पोर्ट का, जो कलकत्ता वाला हमारा बंदरगाह लगता है, उस पोर्ट पे आके उन्होंने एक समुद्री रास्ता डेवलप किया। जो समुद्री रास्ता डेवलप करें तब ब्रिटिश लोग समझ चुके थे कि इस समुद्री रास्ते के थ्रू इंडिया में या पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड जाया जा सकता है और माल को लिया जा सकता है। तो ब्रिटिश काल के अंदर 15th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में शिपिंग रास्ते यानी समुद्री रास्ते डेवलप हुए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि पूरे मार्केट में यूरोपियन डोमिनेंस आ गया था मार्केट के अंदर। और अब फिर इसी ग्लोबल ट्रेड में आती है वॉर सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड का जब मामला आया और जब सब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उस वक्त क्या हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड या इस ग्लोबल ट्रेड को स्मूथली बनाने के लिए सब देशों ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया कि हमारे बीच में एक ऐसी कोई लीडर होना चाहिए जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल ट्रेड को एम्पावर भी करे, इसके लिए रूल्स भी बनाए और इसको ऑर्गेनाइज भी करे। तब जाके WTO, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी है ना बड़ी बड़ी फर्म ऑर्गेनाइजेशन अपने वजूद में आई और इन्होंने आगे ग्लोबल ट्रेड को संभाला। और अब मॉडर्न डे के अंदर काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए रूल्स बनाती हैं, रेगुलेशंस बनाती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड और या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्मूथली चलता है। तो ये ग्लोबल ट्रेड का एक छोटा सा हिस्ट्री था जो मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं और अब आपको है ना मैं मेरी मेन स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ आप देखेंगे ट्रेड बॉडीज़। ठीक है, ये इंडियन, ये ग्लोबल। पहले ग्लोबल की ओर चलते हैं। ठीक है ना, ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो मॉनिटर करते हैं, जो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, उसमें सबसे पहले आती है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे इसके ना करीबन 200 प्लस देशों ने इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है और वो 200 प्लस देश इसी के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करके अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को स्मूथ बनाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। और जब भी दो कंट्री में डिस्प्यूट हो जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग, तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है जो दोनों डिस्प्यूट को सुनती है और उनके प्रॉब्लम को सोल्व करती है। ठीक है, इसके बाद एक और आती है WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड कस्टम ऑपरेशंस जितनी भी होते हैं, जो बंदरगाह ऑपरेशन होते हैं, उसको के लिए रूल्स रेगुलेशन और नॉर्म्स बनाती है। जो भी कंट्रीज़ को ज्वाइन करता है वो इसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को करता है। और इसका जो दो मेजर काम होते हैं वो HSN हम आगे पढ़ेंगे। हार्मोनाइज सिस्टम जो कोड होता है वो इसी का दिया हुआ है और इंडिया भी और भी कंट्री इसी कोड को फॉलो करते हुए अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को करती है। सेकंड काम इस तरह का करना है, कस्टम ऑपरेशन को स्मूथ बनाना, चाहे वो बिल ऑफ एंट्री के बारे में हो, बिल ऑफ लेडिंग के बारे में हो, शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हो, इन सब बारे में। ICC में ना इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये क्या करता है, ये रूल्स गाइडलाइन स्टैंडर्ड फॉर्म्स बनाता है कि किस टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होगा, क्या इसकी गाइडलाइंस होगी। मेन जो ICC का काम होता है वो इनको टर्म्स, इसके लिए हम आगे वीडियोस बनाएंगे तब आपको पता पड़ जाएगा कि इनको टर्म्स क्या होता है। इनको टर्म्स क्या डिफ़ाइन करते हैं कि माल जब डिस्पैच किया जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो किस बायर की जिम्मेदारी कहाँ तक है और सप्लायर की जिम्मेदारी कहाँ तक है, ये सब ICC करता है। और भी ऐसी फर्म्स होती है, लेकिन जो मेन ग्लोबल ट्रेड बॉडीज़ होती है वो WTO, WCO और ICC है। उसके अलावा और भी रीजनल टाइप में भी ट्रेड बॉडीज़ होती है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे ये 3 है। ठीक है, अब वही बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को करता है पूरा जो मॉनिटर करती है वो DGFT है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। उसके बाद आती है ICAT जो कस्टम की अथॉरिटी है। ठीक है, उसके बाद आता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, उसके बाद आएगी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में नहीं आगे पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में आपको ये सब नहीं मिलेगा। तो ये ट्रेड बॉडीज़ होती है जो पूरे ग्लोबल ट्रेड को हम इंडियन लेवल पे ये वाली करती है और ग्लोबल लेवल पे ये वाली करती है। ओके, चलिए अब इसी के अंदर ना वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये समझ गए कि ग्लोबल ट्रेड का इतिहास क्या है। अच्छा, ग्लोबल ट्रेड के अंदर कौन कौन सी बॉडीज़ काम करती है। तो अब आपको एक चीज़ और समझनी पड़ती है कि ग्लोबल ट्रेड या इंडिया लेवल हर कंट्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करती है। अच्छा, इसका मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूँ ना ट्रेड एग्रीमेंट्स का। आपको पता है वोडाफोन और आइडिया ने मिलके वोडाफोन आइडिया मिल गई,
एयरटेल बन गई, जियो ने और भी कंपनी को के साथ अग्रीमेंट्स कर लिए। तो ये सब एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए, जो मार्केट में बैरियर्स आ रहे होते हैं उसको कम करने के लिए, ताकि बिजनेस अच्छे से फॉलो किया जा सकते हैं, तो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। तो दो देशों या दो बिजनेस के बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। क्योंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ रहे हैं तो हम ट्रेड एग्रीमेंट्स इसी नज़र से देखेंगे ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। तो ट्रेड एग्रीमेंट दो देश जब मिलकर आपस में समझौता कर लेते हैं किन किन प्रोडक्ट्स के बारे में या किसी बिजनेस के बारे में या सर्विस के बारे में, कि इस टाइप से हमारे यहाँ से माल हम भेजेंगे, आप इतना इम्पोर्ट ड्यूटी लोगे या इतनी इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करोगे, जो मार्केट में बैरियर आता है उस बैरियर को कम करेंगे। तो ये सब एग्रीमेंट्स के अंदर लिखा होता है। इससे क्या दो देशों के अंदर बिजनेस स्मूथली चल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आसानी आ जाती है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर वो इजी हो जाता है, कस्टम से माल जल्दी फ्री हो जाता है। ये सब इसके फ़ायदे होते हैं। तो ट्रेड एग्रीमेंट्स का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना, वो होता है मार्केट का एक्सेस। मार्केट एक्सेस, हमारे यहाँ का एक्सपोर्टर जिस भी कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ होता है आराम से उस मार्केट को एक्सेस कर लेता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें फुल सपोर्ट कर रही होती है। सेकंड, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, ठीक है। ट्रेड एग्रीमेंट्स मेजरली इसीलिए किए जाते हैं कि कस्टम ड्यूटी को कम से कम किया जा सकता है, यानी जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी। मान लीजिए मैं चाइना में हूँ, यहाँ समझ लीजिए इंडिया, और इस साइड है चाइना, और इस साइड आप समझ सकते हैं यूँ समझ लिए USA। क्विक का एग्जांपल देते हैं। अपने यहाँ से ऑनियन जाता है, इधर से भी ऑनियन प्याज है ना USA में जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया का USA के साथ भी टाई अप है, USA का चाइना के साथ भी एक अग्रीमेंट है। इंडिया का अग्रीमेंट ये बोलता है कि अगर USA का इंपोर्टर या बायर इंडिया से इस ऑनियन को ख़रीदता है, तो ट्रेड एग्रीमेंट के तहत USA उसके ऊपर 2% ड्यूटी चार्ज करेगा। चाइना का भी एक अग्रीमेंट है या अग्रीमेंट नहीं है, पर USA में जब चाइना से प्याज आता है तो उस प्याज पे 5% की इम्पोर्ट ड्यूटी पे की जाती है। तो ट्रेड एग्रीमेंट का मेजरली यही फ़ायदा होता है कि बायर को आसानी होती है कि बायर उस कंट्री को पहले ढूंढता है जहाँ से उसको इम्पोर्ट ड्यूटी कम पे करनी पड़े, ताकि जो उसका लैंडेड कॉस्ट आए वो कम से कम हो और वो अच्छा प्रॉफिट कमा सके और मार्केट में टिक सके, ठीक है ना। तो USA वाला बायर किसको पहले प्रेफरेंस देगा? इंडिया वाले सप्लायर को। तो इसका मेजर बेनिफिट यही होता है कि ट्रेड एग्रीमेंट करके है ना कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी को कम से कम किया जाए, तो जिससे कारोबार और बिजनेस स्मूथली चल सके, ठीक है। कस्टम ड्यूटी हो गया, देन इसके अंदर है ना फिर आपको गवर्नमेंट से भी अच्छे खासे सपोर्ट मिल जाते हैं। ये दोनों देशों की कंट्री गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को और स्मूथली किया जाए। अब ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ, इंडिया के अंदर दो टाइप्स के तो जो मेजर होती हैं वो होता है, एक तो फ्री FTA, ठीक है, एक होता है RTA, ठीक है। अच्छा, FTA में भी आप अगर आगे आप जाना चाहें तो प्रेफरेंशियल एंड नॉन प्रेफरेंशियल दो टाइप के आते हैं। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जिक्र होता है कि ये इसमें इतना इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज होगा, ट्रेड बैरियर्स को हटाया जाएगा और कस्टम में आसानी दी जाएगी। तो ये सारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लिखते हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के एग्जाम्पल मैं भी आपको आगे शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे एशिया का जो रीजन है वो एशियान रीजन है, गल्फ़ जो दुबई का रीजन है वो दुबई रीजन है, मिडल ईस्ट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन रीजन है, यहाँ अफ्रीका की कंट्रीज आती है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन है, या यूरोपियन यूनियन वाली कंट्री आती है। तो जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ना, जिसमें एक कंट्री नहीं होती है। FTA में तो क्या होगा कि प्रोडक्ट्स बहुत सारे होंगे और एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कर रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन RTA में क्या होता है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें एक कंट्री नहीं करती, बहुत सारी कंट्रीज़ का यानी पूरा रीजन मिलके जो एग्रीमेंट करता है वो RTA आता है, ठीक है। इन FTA और RTA का जो बेसिक रूल वही होता है, कस्टम ड्यूटी या कस्टम में आसानियाँ करना, कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट ड्यूटी उसमें कमी लाना और आराम से मार्केट को एक्सेस करना, मॉनेटरी फॉर्म में भी और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी। यही ट्रेड एग्रीमेंट्स है और यही आज का चैप्टर है। मैं आपको इसका क्विक रिकैप दे देता हूँ। ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम, ग्लोबल ट्रेड का एंशिएंट इतिहास देखा, उसके बाद कॉलोनियल एरिया को देखा, उसके बाद वर्ल्ड वॉर को और मॉडर्न डे के ग्लोबल ट्रेड को समझा। उसके बाद हमने एग्रीमेंट्स को समझा कि RTA क्या होता है। उसके बाद में फ्री ट्रेड को समझा, कंट्रीज़ के बीच के, इंडिया का UAE के साथ, जापान के साथ, ये मैंने एग्जांपल कोट के सेपा कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है जापान के साथ, जिसमें जापान हमें
कार पार्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिक्स में ड्यूटी का रिडक्शन करता है और जापानीज़ कंपनी इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती है और बदले में हमने हमारे प्रोडक्ट्स कुछ उनको फ्री ऑफ ड्यूटी या कम ड्यूटी के साथ दिए। ठीक है, और RTA का जो मैं मोस्ट रिजल्ट मैंने दिया साफ्टा, जो साफ्टा एग्रीमेंट है जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच रीजनल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए एग्रीमेंट है। इसके मेंबर है इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब इसके मेंबर है साफ्टा के। ठीक है ना। एशियन, ये मैंने आपको सारे एग्जांपल कोड कर दिए। और एग्रीमेंट का जो फ़ायदा होता है वो लोअर कस्टम ड्यूटीज़ ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कस्टम क्लियरेंस में आसानी, मार्केट एक्सेस में आसानी, कम्पिटिटिव प्राइसिंग और पार्टनरशिप और ब्रांड की पोजीशनिंग करना। उसके बाद जो हमने देखा था कि ग्लोबल ट्रेड में कौन कौन सी है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मैंने यहाँ पे पूरा कर रखा है, लिख रखा है। ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके बाद WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट्स, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को फ़ायदा देने के लिए बनाया गया है। जियो वर्ड, ये वाले जो 2-3 टॉपिक्स हैं मैं इसको आगे जब हम ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे तब कंप्लीट करेंगे। तो ऑल अबाउट द टिप ये वाला है आपके लिए। ये टिप है, आप है ना इन सबको एक बार पढ़ें आराम से, इनकी वेबसाइट्स पर जाएं, WTO इन सब की पर्टिकुलर वेबसाइट है, उन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करें और इनके नोटिफिकेशन से आप हमेशा अपडेट रहें। तो फ्रेंड, आज का चैप्टर हम यही क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।